हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। इस वीडियो में कवर होगा कि पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं, इसके कॉज क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, इसके बेसिक सिम्टम यानी कि पहचान कैसे आए, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जान पाएंगे। इसके प्रिवेंशन और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं वो मेडिसिन कौन से हैं और कैसे काम करते हैं, एक ब्रीफ में शॉर्ट में हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये पेप्टिक अल्सर होता क्या है। पेप्टिक अल्सर दो शब्दों से मिलकर बना है, पेप्टिक और अल्सर। तो थोड़ा सा फोकस करते हैं पहले अल्सर पे कि ये आखिर अल्सर होता क्या है। अक्सर आप किसी को बोलते या कहीं से होते हुए देखते हैं कि मेरे मुंह में छाले हो गए हैं, शायद मुझे माउथ का अल्सर हो गया है। मैं जब भी कुछ खाना खाता हूं पेट में बहुत जलन से महसूस होती है और दर्द महसूस होता है। डॉक्टर ने मुझे ये दवाई दिया है, शायद मेरे को अल्सर हो गया है। तो ये अल्सर है क्या भाई? आखिर में अल्सर एक प्रोटेक्टिव लेयर का ऊपर की जो सेल की लाइनिंग है, इसमें किसी तरह का कटाव या छिलाव अगर होने लगता है जिससे वो प्रोटेक्टिव लेयर थोड़ा सा रप्चर होने लगेंगे और अंदर की जो हमारी इनर लाइनिंग है वो एक्सपोज हो जाएगी एसिड या फिर जो भी खा पी रहे हो उसके रिस्पेक्ट में। इससे आपको बहुत ज्यादा असहनीय पेन होगा और इसी फिनोमिना को, जहां पे प्रोटेक्टिव लेयर अपर लाइनिंग रप्चर हो रहा है, इरोजन देखने को मिल रहा है, उसे हम अल्सर कहते हैं। तो अल्सर चाहे किसी भी जगह का हो, बेसिक डेफिनेशन उसका वही रहेगा। माउथ का है तो बस उसका नाम पड़ गया माउथ अल्सर। पेट में है तो उसे हम पेप्टिक अल्सर या स्टमक अल्सर बोल देते हैं। ड्यूोडेनम में होगा तो ड्यूोडेनम अल्सर कह देंगे। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि उसके पीछे का लॉजिक क्या कहता है। मुंह के छाले होने के पीछे एसिड वगैरह कोई विशेष रोल नहीं होता, लेकिन हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो मुंह में छाले देखने को मिलेंगे। ओरल हाइजीन प्रॉपर अगर आपको नहीं है तो भी आपको मुंह में छाले देखने को मिल सकता है। कोई बहुत अधिक मात्रा में दवाइयां आपकी चल रही हैं तो भी पॉसिबल है कि आपको मुंह के अल्सर देखने को मिलेंगे। पेट के अल्सर के साथ थोड़ा केस अलग हो जाता है और आज का वीडियो पूरी तरह से बेस है पेप्टिक अल्सर पे। तो पेप्टिक अल्सर क्या है फिर? अब पेप्टिक अल्सर पेट के अंदरूनी हिस्से में अगर किसी भी तरीके का कटाव, छिलाव, जस्ट बिकॉज कि एसिड वहां पे ज्यादा काम कर रहा है या आपका प्रोटेक्टिव लेयर कमजोर हो गया है, इसकी वजह से जनरेट होगा, तो उस फिनोमिना को हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर हम में और आप में क्यों नहीं है? क्योंकि आपका और मेरा अटैकिंग फोर्स और डिफेंसिंग फोर्स एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं और कह सकते हैं कि मैच हमारा टाई हो जा रहा है। अब आप सोचोगे सर ये क्या मैच टाई वाला एग्जांपल आप ले रहे हो, क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, क्या काउंटर बैलेंस, क्या अटैकिंग, क्या डिफेंसिव, सब कुछ समझ जाएंगे अगर आपके अंदर पेशेंस है तो। जब हम बात करते हैं अटैकिंग फोर्स की तो इसका मतलब होता है वो सारे फैक्टर जो कि आपकी और मेरी बॉडी में प्रेजेंट हैं और इनका काम किसी भी चीज को फूड के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो तोड़ना या उनको तोड़ने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद करने वाले हैं। ऐसे सारे फैक्टर को हम एक साथ बोल सकते हैं अटैकिंग फोर्स। जैसे एसिड आपका हो गया, एसिड तो नाम से ही समझ में आ रहा है कितना स्ट्रांग है, ये फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो एसिड जो है आपके फूड के ऊपर अटैक करके तोड़ने का कोशिश कर रहा है, हालांकि ये भी आपके बेनिफिशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब किसी चीज की अति हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है, अति सर्वत वर्जित। तो यहां पे एसिड आपका अटैकिंग फोर्स हो गया, बाइल आपका अटैकिंग फोर्स हो गया। इसी तरह की कई और जो आप स्पाइसी चीजें खाओगे वो आपकी बॉडी के रेस्पेक्ट में अटैकिंग फोर्स हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम डिफेंसिंग फोर्स के बारे में बात करते हैं या बैलेंसिंग फोर्स के बारे में बात करते हैं तो ये सारी चीजें वो होती हैं जो पहले वाले यानी कि अटैकिंग फोर्स के इफेक्ट को काउंटर करता हो। जैसे एसिड के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करें तो बाइकार्बोनेट का लेयर आ जाएगा, तो एसिड का उल्टा बाइकार्बोनेट जो कि बेसिक इन नेचर होता है तो उसको जस्टिफाई करेगा, न्यूट्रल कर देगा। प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का काम करेगा, वो उसको जस्टिफाई करने का काम करेगा। जो कॉक्स वगैरह हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं आगे जाके प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने में मदद करते हैं, वो आपके डिफेंसिंग फोर्स का काम करेगा। तो इस तरीके से जो चीजें आपके अल्सर के होने के चांसेस को बचाती हैं वाया डिफेंडिंग द अटैकिंग फोर्स, वो आपका डिफेंसिंग फोर्स कहलाता है। तो जब अटैकिंग फोर्स और डिफेंसिंग फोर्स बराबर होते हैं, समान क्षमता के होते हैं, तो कोई भी अल्सर ये चीजें देखने को नहीं मिलती जैसे आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में। बट जब कभी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जिसको हम लोग देखेंगे, अगर अटैकिंग फोर्स, जो कि कंडीशन अलग अलग है, अगर अटैकिंग फोर्स ज्यादा हो जा रहा है तो ऑब्वियसली डिफेंसिव फोर्स कमजोर हो रहा होगा। तो अटैकिंग फोर्स के ज्यादा होने या तो डिफेंसिव फोर्स के कम होने की वजह से दोनों का काउंटर बैलेंस एक दूसरे के प्रति कमजोर हो जाता है और एसिड वाला जो अटैकिंग
फाइटिंग फोर्स है वो जीत जाता है, जिसके कारण से एसिड प्रोटेक्टिव लेयर को पार करते हुए आपके स्टमक के जो प्रोटेक्टिव लेयर है इसको डैमेज करके अंदरूनी सतह पे पहुंच जाता है और वहां पे अल्सर हो जाता है। चलिए एक एक करके अब हम ब्रीफ में समझेंगे कि क्या क्या बेसिक इसके टाइप्स होते हैं और इसके क्या रिस्क फैक्टर होते हैं और क्या सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है। ब्रीफ में है, डिटेल में वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अल्सर की, तो मुख्य रूप से हमारे अल्सर के दो मेन टाइप होते हैं। पहला होता है आपका गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा होता है आपका डियोडिनल अल्सर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनका नाम देखेंगे तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा गैस्ट्रिक और डियोडिनल, लेकिन कॉमन चीज अगर आप देखेंगे तो अल्सर तो रहेगा ही। तो अल्सर का मतलब सेम है चाहे वो किसी भी बॉडी पार्ट में हो। तो गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है? देखिए, गैस्ट्रिक अल्सर अकर्स होता है स्टमक में, जिसे हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ये आप डायग्राम में देख रहे हो, ये आपका स्टमक वाला पार्ट है। तो जो हमारा अल्सर है वो इस स्टमक वाले पार्ट में आपको देखने को मिल रहा है। तो एसिड क्या कर रहा होगा? इस पे अटैक कर रहा होगा, इसीलिए ये आपका पेप्टिक अल्सर है या फिर स्टमक अल्सर है। जबकि ड्यूडिनल अल्सर में अगर आप देखें तो जो अटैक हुआ है वो इस पॉइंट पे हुआ है और इस पॉइंट पे अटैक कहां हुआ है? ड्यूडिनल पार्ट में। तो वहां पे अल्सर, कटाव छिलाव देखने को मिला, इसीलिए ये कहला गया आपका ड्यूडिनल अल्सर। अब एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, कई जगह आप पढ़ते हैं लेकिन कंफ्यूजन रहता है। कॉज एक अलग चीज है और रिस्क फैक्टर एक अलग चीज है। मैं आपको समझाता हूं। कॉज मतलब क्या होता है? जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम होती है, और रिस्क फैक्टर कहने का मतलब यह है कि वो वजह जिनके होने से वो कॉज के चांसेस और बढ़ जाते हैं, रिस्क और बढ़ जाते हैं। जैसे एक माचिस है और एक लकड़ी है, तो लकड़ी में अगर आग लग गई तो उसका कॉज क्या है? डेफिनेटली माचिस ही होगा। अगर आपके पास आसपास माचिस है, आग लगना, आग से जल गया, तो कॉज क्या हुआ उस लकड़ी के जलने का? माचिस, आग, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं रिस्क फैक्टर के रूप में पेट्रोल ले लेते हैं, तो अगर मैं माचिस को वहां से हटा दूं, केवल लकड़ी रहे और पेट्रोल रहे, आसपास कोई आग की चीजें ना रहे, बिल्कुल सेफ एटमॉस्फेयर रहे, तो क्या अब उस लकड़ी में कभी पेट्रोल की वजह से आग लगेगी? आपका आंसर होगा नहीं। तो आप पेट्रोल को कॉज नहीं बोल सकते। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा कि लकड़ी है और उसमें मैंने माचिस से आग लगा दी, लेकिन आसपास पेट्रोल नहीं है, तो वो अपनी नॉर्मल स्पीड से लकड़ी जलते हुए चली जाएगी। तो मान लेते हैं कि 1 घंटा अगर लकड़ी को जलने में लग रहा है तो ठीक है। बट अगर मैं लकड़ी के ऊपर पेट्रोल डाल दूं और वही माचिस से जला दूं, तो अब आप बताओ कि लकड़ी को जलने में कितना समय लगेगा? 1 घंटे से कम, 1 घंटा या 1 घंटे से ज्यादा? आपका आंसर होगा ऑब्वियसली 1 घंटे से कम। तो यहां पे पेट्रोल को आप क्या बोलोगे? कॉज बोलोगे या रिस्क फैक्टर बोलोगे? कॉज तो नहीं है, क्योंकि पेट्रोल अपने आप तो आग लगा नहीं सकता, लेकिन रिस्क फैक्टर जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल के रहते रहते इन द प्रेजेंस ऑफ पेट्रोल आग लगने की संभावना काफी गुना बढ़ जाएगी। सो पेट्रोल इज जस्ट अ रिस्क फैक्टर। तो अभी आप देख लीजिए कि आपके पेप्टिक अल्सर के होने के क्या क्या रिस्क फैक्टर रह सकते हैं। मैं कॉज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इनके रहने पे चांसेस बढ़ सकते हैं, सिवियरिटी बढ़ सकती है। तो सबसे पहला आपका जो रिस्क फैक्टर है वह है स्मोकिंग। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्मोक कर रहा होगा, उसके में अल्सर के चांसेस ज्यादा होंगे। तो आप सोच रहे होंगे सर कोई स्मोक करता है तो वो तो लंग्स में जाता है, तो लंग्स का पेट से क्या संबंध है? आपका सोचना लॉजिकली एक जनरल पब्लिक के हिसाब से सही है, लेकिन हर बॉडी सिस्टम एक दूसरे के बॉडी सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। घर में अगर किसी एक सदस्य की तबीयत खराब हो जाए तो उसका असर केवल उसी पे रहता है क्या? या बाकी के लोग भले ही फिजिकली परेशान ना हो रहे हों, लेकिन मेंटली तो परेशान हो रहे होंगे, और कहीं ना कहीं ये उनको भी उनके नॉर्मल लाइफ में काम करने से रोक रहा होगा। तो सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से लिंक हुए। अगर कोई व्यक्ति स्मोक करता है तो वो निकोटीन उनकी बॉडी में पहुंचता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रेस जनरेट होता है, और इस स्ट्रेस जनरेट के कारण से आपका सिंपैथेटिक सिस्टम चालू हो जाता है काम करने के लिए। और जहां पे सिंपैथेटिक सिस्टम चालू होगा वहां पे कई चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी, उसमें सिक्रीशंस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कई और भी अदर हिडन पर्सन होते हैं जिनकी वजह से एसिड का सिक्रीशन, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर भी एक बहुत बड़ा कॉमन कॉज हो चुका है आज की जनरेशन के अकॉर्डिंगली। तो यहां पे ये स्मोकिंग भी इस तरह से कॉज कर सकता है। दूसरा अगर आप कॉज करेंगे, देखेंगे रिस्क फैक्टर को, तो वह है अल्कोहल। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, देखिए मैं कॉज की बात नहीं कर रहा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अल्सर है या अल्सर की शुरुआत हो रही है, अगर हम बात करें पेप्टिक अल्सर के रिस्पेक्ट में, और वो अगर अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो अल्कोहल के अंदर जाने से इसकी सीवियरिटी के बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अल्कोहल साथ में पहुंचेगा और इससे उसको और इरोजन, उसको और ज्यादा तकलीफ देने के चांसेस हैं। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ NSAID, ये तो कॉज में भी इंक्लूड किया जा सकता है और रिस्क फैक्टर में तो है ही
ही है। अब ये क्या है? लॉन्ग टर्म यूज ऑफ NSAID। व्हाट डू यू मीन बाय NSAID? इसका फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि आपकी बॉडी में होने वाले बेसिक पेन, थोड़ा थोड़ा मॉडरेट फीवर, और अगर आप इन्फ्लेमेशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं पोटेंशियली, तो उनको अफेक्ट करने का काम करता है। इसका कई सारा क्लासिफिकेशन है, अभी क्लासिफिकेशन के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये मान के चलो कि ये एक ऐसे ड्रग हैं जिनका यूज हम अपने पेन को कम करने, फीवर को मैनेज करने और खास करके इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए करते हैं। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वही रिस्पॉन्सिबल है कॉज और रिस्क फैक्टर के लिए। ये जो NSAID है, अगर मैं बात करूं नॉन सेलेक्टिव, तो COX-1 और COX-2 दोनों में से किसी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। और COX-1 हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूटिव इन नेचर होता है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का काम करता है। तो अगर ये नॉन सेलेक्टिवली COX-1 को इनहिबिट कर रहा है, दैट मींस ये कहीं ना कहीं आपके अल्सर को शुरुआत कर रहा है, अल्सर के बीज बोने का काम कर रहा है। इसके बारे में कभी और डिटेल से बात करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म यूज करना, पेन किलर यूज करना, वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है, इसलिए पेन किलर ज्यादा यूज मत करिएगा। और अगर गलती से पेन किलर और अल्कोहल साथ में यूज कर रहे हैं, तब तो इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप पेट्रोल को अपने माचिस के साथ रख करके खतरा को और ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं। उसके बाद है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉज जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वह है H पाइलोरी इन्फेक्शन। बहुत पहले की बात है जब यह माना जाता था कि अल्सर का, खास करके पेप्टिक अल्सर का मुख्य कारण ये खाना पीना ही है। आप बहुत ज्यादा मसाला मिर्ची वाला खाते हैं, नॉनवेज अधिक कंज्यूम करते हैं, तो फिर आपको अल्सर होने के चांसेस हैं। लेकिन केवल वही सत्य है ये बात नहीं है, वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, वो एक कॉज हो सकता है, वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है। बट बाद में एक साइंटिस्ट आए थे, मार्शल जी ने, उन्होंने ये डिस्कवर करा कि केवल ये खाना पीना रिस्क फैक्टर के रूप में इंक्लूड नहीं कर सकते। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है H पाइलोरी, ये एक रिस्पॉन्सिबल कॉज है। तो इसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से अल्सर होता है, और इन्हीं के इस डिस्कवरी की वजह से आई थिंक 2005 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, और इसकी वजह से डायग्नोसिस ट्रीटमेंट बहुत आसान हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि H पाइलोरी भी एक मेजर रिस्क फैक्टर एज वेल एज कॉज का रूप ले सकता है। उसके बाद है फैमिली हिस्ट्री। बेसिकली बहुत ज्यादा ये पार्ट प्ले नहीं करता, लेकिन अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है, लगातार चलता आ रहा है अल्सर वगैरह का, तो ये आपको भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है एज का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर एज बढ़ रही है तो भी अल्सर होने के चांसेस कंपैरेटिवली थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी लाइनिंग जो इनर लाइनिंग है वो कमजोर होने लगती है, डिफेंसिव फैक्टर जो आपका है वो कमजोर होने लगता है। इसके ऊपर अगर आप इनमें से कोई सा भी रिस्क फैक्टर यूज कर रहे हैं, साथ में स्पाइसी फूड वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं, तो थोड़ा चांस बढ़ता जाएगा। मतलब जितना ज्यादा रिस्क फैक्टर एक्यूमुलेट होता जाएगा, कंज्यूम करते जाएंगे, उतने ही ज्यादा रिस्क बढ़ने के चांसेस रहते जाते हैं। अब अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। तो अगला जो पॉइंट है हमारा कॉम्प्लिकेशन, मतलब अगर किसी को पेप्टिक अल्सर होता है तो कौन कौन से बेसिक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला है ब्लीडिंग। आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि जब अल्सर होगा, अल्सर कह सकते हो थोड़ा सा रफ भाषा में अगर बात करूं तो घाव जो कि पेट में है, जब कहीं भी घाव लग जाता है, कट छिल जाता है, तो खून तो निकलता है। अगर सिवियरिटी बढ़ती जाएगी, प्रोग्रेस होता जाएगा, तो फिर ब्लीड होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। उसके बाद है परफोरेशन। जी हाँ, परफोरेशन मतलब छेद हो जाना। आप क्या करते हो, प्रैक्टिकल करते हो, मैंने डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है सेल लाइसिस का भी। अगर आप कहीं पे देखे होगे कि मैं एक थर्माकोल लेता हूं, पतली सी शीट थर्माकोल की रहेगी, उसके ऊपर ड्रॉपर से ड्रॉप में टप 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 पेट्रोल टपकाते जाऊं, विद इन फ्यू सेकेंड्स कह सकते हो कि वो थर्मोकोल में छेद हो जाएगा और वो आर पार निकल जाएगा। ऐसा ही बिल्कुल आपके पेट में हो सकता है, सिवियरिटी बढ़ती गई तो। उसके बाद है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। यहां पे अगर आप देखेंगे, चाहे अल्सर डिओडिनल हो चाहे आपका पेप्टिक हो, तो वहां पे जो पेट में कंटेंट पचे पड़े हुए हैं वो आगे बढ़ने में दिक्कत जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, रुकावट होगा। और अगला आपका है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनल कैविटी में इन्फ्लेमेशन। टाइटिस कहीं भी देख रहे होगे तो उसका मतलब होता है उस पर्टिकुलर पार्ट का जिसके बारे में बात कर रहे हो, इन्फ्लेमेशन। हेपेटाइटिस के बारे में बात कर रहे हैं तो हेपेटाइटिस मतलब हेपेटिक, हेपेटिक मतलब लीवर, उसका इन्फ्लेमेशन। तो इस तरीके से टाइटिस वर्ड देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पार्ट का इन्फ्लेमेशन हो गया है। इसके बाद है आपका रिस्क ऑफ कैंसर। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको तो पता है कई बार दांत चाप चाप के आपके गाल को भी कैंसर कस कर सकता है। तो ये कैंसर केवल कार्सिनोजेनिक एजेंट से हो जाए ये जरूरी नहीं है, ये छोटे मोटे ट्रॉमा, छोटे मोटे चोट से भी हो सकती है। तो अगर लगातार इस तरह की प्रॉब्लम होती रही तो वो भी कन्वर्ट हो सकता है अल्सर के रूप में, और अल्सर फिर आगे जाके कन्वर्ट हो सकता है आपके कैंसर के रूप में।
तो ये अभी हमने टाइप ऑफ अल्सर, कॉजेस ऑफ अल्सर, सॉरी कॉजेस अभी छूटा हुआ है, रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस अभी पढ़ना बाकी है और कॉम्प्लिकेशन हमने देखा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेस की। कुछ कुछ यहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे, रिस्क फैक्टर भी हैं और कॉज भी। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉज भी और रिस्क फैक्टर भी कैसे? अगर कोई चीज कॉज के रूप में यूज हो गई, सपोज ये आपका NSAID ये कॉज के रूप में पहले स्टार्ट हो गई कि क्योंकि कॉज करेगा, इसके बाद अगर आप कंटिन्यूअसली अभी भी ये लिए जा रहे हो NSAID तो उसके रिस्क को तो कई गुना बढ़ा सकता है। तो वो कॉज में भी आता है इस तरीके से और रिस्क फैक्टर में भी आता है। तो चलिए अब हम कॉज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो यह है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है मतलब बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसका ट्रीटमेंट तो एंटीबायोटिक्स वगैरह होंगे। हम इसके बारे में थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और कभी डिटेल से बात कर सकते हैं। दूसरा है NSAID, ये एक मेजर कॉज में इंक्लूड कर सकते हो, मेजर रिस्क फैक्टर में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग इसको अंधाधुंध आग बंद करके यूज कर रहे हैं। तो NSAID बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर में से एक है, जिसका एग्जांपल आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, एस्प्रिन ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो स्मोकिंग और स्ट्रेस, ये स्ट्रेस पे मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा। स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर हमारे प्रैक्टिकल में भी है, इसको हम बच्चों को परफॉर्म करवाते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसके बाद है एसिड का बहुत ज्यादा सीक्रेट होना, इसे कहते हैं एसिड हाइपर सीक्रेशन। आपके बॉडी में, मेरे बॉडी में एसिड एक ऑप्टिमम लेवल में सीक्रेट होता है और ये कई अलग अलग फैक्टर्स में डिपेंड करता है कि सीक्रेशन कितना और कैसे होगा। एग्जांपल के लिए अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाने की मात्रा के अकॉर्डिंगली भी एसिड का सीक्रेशन होता है। तो आप सोचोगे खाने की मात्रा का एसिड से क्या लेना देना? ऑब्वियसली बहुत सिंपल सा है, कई टाइप के रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। बैरोरिसेप्टर्स पाया जाता है, वो स्ट्रेस रिसेप्टर पाए जाते हैं, वो सेंस करते हैं कि कितना भरा हुआ है आपका स्टमक। तो ये अंदाजा लगा लेते हैं कि भरा हुआ है, ज्यादा है, इसका मतलब है फूड ज्यादा होगा, उसी के रेस्पेक्ट में आपका अमाउंट होता है। और स्ट्रेस भी, खाना पीना क्या खाया उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फल फूल हरी सब्जी कच्चा से खा रहे हो तो एसिड थोड़ी ज्यादा सीक्रेट होगा, लेकिन अगर नॉनवेज यूज कर रहे हो, मसाला वाला खा रहे हो तो डेफिनेटली वो ट्रिगर करेगा सीक्रेशन को, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कुछ बीमारी भी होती है जैसे जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, इसकी वजह से भी हाइपर सीक्रेशन होता है और अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस का, कि कैसे पता लगाएं कि भाई मेरे को अल्सर हो गया। वैसे तो बहुत सारे सिंपल मेथड हैं, लेकिन कुछ मेथड यहां पे कोड किए गए हैं। जैसे पहला मेथड है अपर GI एंडोस्कोपी, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब ये एक अच्छा और इफेक्टिव तरीका है पता लगाने का, कंफर्म होने का। ये देखिए एंडोस्कोपी के बारे में वीडियो बना चुका हूं, गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसमें हम एक छोटे से पाइप के थ्रू कैमरा लगाते हैं और आपका वो कैमरा आपके इंटरनल पार्ट में पहुंचता है, जिसके रेस्पेक्ट में चेक करना चाह रहे हो, चाहे स्टमक हो चाहे ड्यूडिनम हो। कई बार कोलोन के दूसरे प्रॉब्लम के लिए भी ये तरीका यूज करते हैं और कैमरा देखता है कि कहीं कोई परफोरेशन, कहीं कटाव छिलाव तो नहीं है। तो ऑब्वियसली आपके स्क्रीन पे दिखेगा, और स्क्रीन पे दिखेगा मतलब आप समझ सकते हो। उसके बाद दूसरा है आपका यूरिया ब्रेथ टेस्ट, जिसको मैं अगले स्लाइड में आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा और किसी और वीडियो में डिटेल से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसके बारे में बात कर लूंगा। उसके बाद है आपका स्टूल एंटीजन टेस्ट। स्टूल जो भी व्यक्ति पास करेगा उसको लेकर के सैंपल लेकर के हम टेस्ट करेंगे, उसमें यूरिया टेस्ट लगा देंगे या फिर कुछ और टेस्ट लगा देंगे बैक्टीरिया के प्रेजेंस को चेक करने के लिए, या बैक्टीरिया के सेल जो उसमें निकल करके आएंगे उसका टेस्ट लगा देंगे, कंफर्म हो जाएगा कि H पाइलोरी उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। तो उसके बाद रैपिड यूरियस टेस्ट ड्यूरिंग एंडोस्कोपी में हम इसमें कर देते हैं, एक छोटा सा पार्ट सेल का निकाल के लेके आते हैं और उसके बाद उसको यूरिया से एक्सपोज करते हैं कार्बन 13 के लेवल से, और वॉल्यूम ऑफ CO2 जो लिबरेट हो रहा है उसको मेजर करके पता लगा सकते हैं। और CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, बेसिकली ये एक इंडिकेशन के लिए है कि कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन तो है नहीं। अगर इंफेक्शन होगा तो WBC की मात्रा बढ़ी हुई होगी, जो एक अंदाजा लगाने में मदद कर देगा। तो इस तरीके से हम अपने डायग्नोसिस पर्पस को देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें उसके इमेज को समझने की, तो देखिए पेप्टिक अल्सर इज एन ओपन सोर। सबसे पहले ये चीज करो, ये ओपन सोर है, एक घाव है इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक और ड्यूडिनम, जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे होगे ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन एग्रेसिव और प्रोटेक्टिव, जिसे मैंने अटैकिंग और डिफेंसिव कहा था। और अटैकिंग, एग्रेसिव, डिफेंसिव, प्रोटेक्टिव फैक्टर के इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। काइंड ऑफ तराजू जैसा आप इसको बोल सकते हो। तो इनमें इम्बैलेंस होगा तो फिर वो आपका पेप्टिक अल्सर के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये रहा हमारा स्टमक, और यहाँ पे आप दो इमेज में एक रिप्रेजेंटेशन के लिए देख रहे होगे। ये वाला हिस्सा जो पेट के अंदर आपको दिख रहा है, ये आपका पेप्टिक अल्सर या स्टमक अल्सर है, यहाँ पे देख सकते हो। और ड्यूडिनम पार्ट में ऑब्वियसली ये जो आप देख रहे हो वो ड्यूडिनम अल्सर है। इसकी फिजियोलॉजी तो हम समझ सकते हैं, एक ब्रीफ समझाता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो आराम से नॉर्मल फूड अगर खा रहा है तो वो उसका जो फूड है वो इस इसोफेगस से होता हुआ आपके स्टमक में पहुंचेगा।
तो ये उनका जो फूड है वो यहाँ पे आ गया। इस फूड के प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हुए जो पैराइटल सेल हैं ये एसिड का सीक्रेशन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये एसिड इस फूड के मात्रा के ऊपर डिपेंड है और ये एसिड सीक्रेट होगा तो फिर आगे आगे जाकर के इस फूड को तोड़ने का काम करेगा। अगर ये फूड कम है या किसी कारण से हाइपर एसिडिटी हो गई, जो कि आपको मैंने जोलिंजर सिस्टम में बताया, तो ये एसिड ज्यादा बढ़ते जाएगा और फिर इस जगह पे या अंदर की इनर लाइनिंग पे जाकर के उसको डिस्टर्ब कर देगा और यही अल्सर का कारण बन सकता है। यहां पे भी आप देख सकते हो कि ये एक प्रकार से परफोरेशन जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमारा पेप्टिक अल्सर या ड्यूodenum अल्सर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इमेज आपको बता रहा है कि अल्सर क्या है। यहां पे आप लाइनिंग देख सकते हो, ये सारी लाइनिंग डिस्टर्ब हो गई है एसिड के अटैक की वजह से। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं और कौन कौन से हमारे अटैकिंग फैक्टर हैं जिनकी वजह से मोस्टली आपको अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले प्रोटेक्टिव फैक्टर के बारे में बात करें तो ये गुड फैक्टर हैं जो हमें बचाने का काम करते हैं। पहला है म्यूकस सिक्रीशन। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारा म्यूकस सिक्रीट होता रहता है जो एसिड के अटैक से बचाता है। तो अगर ये एसिड यहां से मैं अगर लिख दूं कि अगर ये एसिड सिक्रीट हो रहा है और ये इस तरीके से जा रहा है इसके तरफ, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर इसको बचा लेगा जिससे अल्सर के चांसेस कम हो जाएंगे। इसको भी मैंने आपको ग्लव से समझाया था, याद करिए जब हम बात कर रहे थे सुप्राल्फेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, तो वो वीडियो भी देखना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो ये पहला प्रोटेक्टिव लेयर का हो गया हमारा म्यूकस सिक्रेशन। दूसरा है बाइकार्बोनेट, जो कि ऑब्वियसली एक बेसिक नेचर का है। बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग सरल भाषा में खाने का सोडा बोलते हैं, तो वो एसिडिटी होती है। तो घर में भी आप क्या करते हो, पानी लेते हो, नमक डाल सकते हो, ये सोडियम बाइकार्बोनेट डाल सकते हो और नींबू डालते हो, पी लेते हो। इनो ही एग्जांपल है इसका। तो ये बाइकार्बोनेट हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। उसके बाद है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि मैं बताया था कि आपके बॉडी में एक कॉन्स्टिट्यूटिव नेचर होता है, कॉक्स-1 के थ्रू बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो यहाँ पे ये उसको डैमेज कर दे तो हमको अल्सर होता है। तो प्रोटेक्टिव के रूप में हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है। गुड ब्लड फ्लो, अगर ब्लड फ्लो अच्छा है तो वहाँ पे सारा ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हेल्दी फैक्टर्स अच्छे से पहुंच पाएंगे। उसके बाद इपिथेलियल सेल रिपेयर, कि आपके सेल के पास जो इपिथेलियल सेल है इसके पास रिपेयर होने की, रिजनरेट होने की कितनी कैपेसिटी है, और वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी में प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा के। तो ये हमारे प्रोटेक्टिव लेयर हैं। अगर हम डिफेंसिव फोर्स के बाद अगर आप बात करें अटैकिंग फोर्स, एग्रेसिव फैक्टर्स की, तो यहाँ पे कुछ एग्रेसिव फैक्टर्स जो कि बैड फैक्टर्स हैं उनको यहाँ पे कोड किया गया है। सबसे पहला है गैस्ट्रिक एसिड, यानी कि अगर बहुत अधिक मात्रा में एसिड सिक्रेट हो रहा है जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो प्रोटेक्टिव लेयर अपना कितना ही काम करेगा। अगर मैं स्ट्रांग हूं तो 2-4 लोग से लड़ सकता हूं, लेकिन अगर 50-60 लोग आ गए तो मैं तो स्ट्रांग हूं ही ना, मैं कमजोर थोड़ी हुआ हूं, बट अटैकिंग फोर्स ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से समझ सकते हो आप। या अगर मैं 2 से आराम से लड़ रहा हूं, मुझे कोई बीमारी हो गई, तो वो 2 ही हैं, अटैकिंग फोर्स नहीं बढ़ा, लेकिन मैं डिफेंसिंग फोर्स वीक हो गया हूं। दोनों फैक्टर समझ में आना चाहिए आपको। तो ये एसिड सिक्रीशन। दूसरा पेप्सिन, ये भी आपका अटैकिंग फोर्स में आ जाता है, जो कि एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद एच पाइलोरी, ऑब्वियसली ये तो एक डिफेंसिव फोर्स हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद NSAID, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस इसमें नहीं लिखा है। स्ट्रेस सबसे ज्यादा आज की डेट में यंग को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये हमारे अग्रेसिव फैक्टर हो गए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्विक कंपेरिजन की, तो कंपेरिजन हमारा गैस्ट्रिक और ड्यूodenal अल्सर में है, लेकिन उसके बारे में तो अभी डिस्कस नहीं करूंगा, फिर भी आपके साथ एक बार डिस्कस कर देता हूं कि ये क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखिए साइट के रेस्पेक्ट अगर हम बात करें, फीचर है गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूodenal अल्सर है। ठीक है, तो साइट क्या है, स्टमक, जबकि ड्यूodenal अल्सर में साइट क्या है, आपका डियोडिनम। अगर हम बात करते हैं पेन की, तो इसमें देखिए वर्स आफ्टर मील, जो आपका पेप्टिक अल्सर है, खाना खाने के बाद उसकी सिचुएशन और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि खाना पूरा पेट में रहता है, खाना खाने के बाद एसिड निकलता है, तो सिचुएशन, और इसको बोलते हैं जले पे नमक छिड़कना वाला कहानी, ये हो गया। जबकि ड्यूodenum अल्सर में ये खाना खाने के बाद अच्छा हो जाता है। टाइम की बात करें तो आफ्टर मील, और ये नाइट में या फास्टिंग में देखने को मिलता है। वेट के रेस्पेक्ट में बात करें तो वेट लॉस होता है, मोस्टली या तो वेट लॉस या वेट गेन नहीं होता, नॉर्मल रहता है, या अगर आप ओवरऑल बात करोगे तो वेट गेन हो सकता है। कॉमन किस में है, ओल्ड एज में, और ये वाला जो ड्यूodenum अल्सर है वो आपका एडल्ट एज में जनरली देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट फैक्टर की। तो साइन एंड सिम्टम के बारे में अगर हम देखेंगे तो पहला साइन एंड सिम्टम है बर्निंग।
बर्निंग मतलब पेट में जलन का एहसास होगा। ये तो आपने भी कभी कभी फेस किया होगा। जैसे मैं अपनी अगर बात करूं, कभी मन करता है समोसा खाने का, सबको पसंद है समोसा, इच्छा से अगर खा लो 2-3 खा लो अगर, तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये जलन वाला फीलिंग सबसे कॉमन सिम्टम्स है आपके अल्सर के रेस्पेक्ट में। दूसरा ब्लॉटिंग, पेट भरा भरा लगेगा, गैस जैसा लगेगा आपको, तो उसी से समझ में आ जाएगा कि गैस बन रहा है। क्यों गैस बन रहा है मैं आपको आगे बताऊंगा। जब आप देखोगे यूरिएस टेस्ट हम करते हैं, यूरिया टेस्ट करते हैं, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके बाद नोजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द होता है तो जनरली ये एक इरिटेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से फीलिंग ऑफ वोमिटिंग दैट्स कॉल्ड नोजिया, और एक्चुअल में वोमिटिंग हो जाना ऑब्वियसली वो वोमिटिंग कहलाएगा। तो वो आपको देखने को मिलता है। ब्लीचिंग मतलब डकार जैसा फीलिंग आती है आपको, बार बार गैस पार्ट होगा आपके ओरल रूट से, तो वो आपको उसमें आने। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगा क्योंकि दर्द हो रहा होता है, खाना दिक्कत करता रहता है, पेन करता रहता है, तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और खाने की इच्छा नहीं होती। इसको हम लोग बोल सकते हैं सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हो। आगे समझ में आएगा आपको आगे चीजें। तो उसके बाद अगला है वेट लॉस। खाना ही नहीं खाओगे तो वेट लॉस तो होना ही तय है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेन के पैटर्न का, तो गैस्ट्रिक अल्सर में देखेंगे तो पेन खाना खाने के बाद बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है मैंने बता दिया। और ड्यूडेनम अल्सर में मोस्ट ऑफ द खाना खाने के बाद इंप्रूव होता है क्योंकि उसको कवर अप कर देता है। तो उसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात कर लें, ये तो एक बहुत बड़ा चैप्टर हो सकता है। अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। ये ट्रीटमेंट तो नहीं है लेकिन ट्रीटमेंट से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। सबसे पहला आप स्मोकिंग बंद कर दो, एल्कोहल कंज्यूम करना बंद कर दो, NSAID को तो अपने मन से लेना बंद कर दो। डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो एक अलग बात है, और वो अपने हिसाब से तो नहीं चलता, डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से चलेगा। लेकिन अपने मन से कुछ भी पेन हो रहा है, NSAID लेना आप बंद कर दो। उसके बाद है रेगुलर बैलेंस मील लेते चलिए। अच्छा खाना खाइए। अच्छा खाने का मतलब नॉनवेज खाने से नहीं है, वो कभी कभी अपनी डाइट में रखिए, लेकिन अच्छा खाना मतलब हेल्दी खाना जो इजिली डाइजेस्ट हो जाए, जिसके डाइजेस्ट करने के लिए एसिड बहुत आवश्यकता ना रहे। हरी साग सब्जियां खाइए, बीच बीच में अपना नॉनवेज भी चलाइए अगर आप खाते हैं तो। मैं तो वेजिटेरियन हूं, तो इस केस में आप हेल्दी चीजों को ले सकते हो। अच्छे गट के बैक्टीरिया को इंक्रीज करने के लिए कर्ड वगैरह यूज करिए। अगर हम मेडिसिन के बारे में बात करें तो एक चैप्टर है हमने अपलोड किया हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मेडिसिन में पहला PPI जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और उसके एग्जांपल है ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल। ये क्या काम करते हैं? ये एसिड के सिक्रीशन को कम करने का काम करते हैं। ठीक है, ये इनहिबिटरी के अंदर आ जाते हैं। दूसरा है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ये पेट में एसिड के बनने के लिए जो H2 रिसेप्टर है उस पे बाइंड होने वाला हिस्टामिन है, इसके बाइंडिंग को कम करता है, और फेमोडेडिन इसके एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट है एंटासिड। एंटासिड ऐसे एजेंट होते हैं जो एसिड के सिक्रीशन में कोई मेजर रोल पार्ट प्ले नहीं करते, लेकिन जो एसिड सिक्रीट हो गया है उसे न्यूट्रल करने का काम करते हैं। एसिड को न्यूट्रल कर देंगे तो एसिडिटी कमजोर होने लगेगी आपकी। उसके बाद है आपका म्यूकोसल प्रोटेक्टिव, जैसे सुक्राल्फेट, डिटेल में अपलोड किया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर ये हमारा पार्ट अल्सर है तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे, जिसकी वजह से एसिड जो आ रहा होगा तो वो उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। वो प्रोटेक्शन आपके सुक्राल्फेट का काम करता है, बिस्मथ सबस्ट्रेट इसके काम करते हैं। उसके बाद है एंटी H पाइलोरी। भैया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी तो मेजर कॉज रिस्क फैक्टर में, तो इसके अगेंस्ट में आप एंटीबायोटिक यूज करोगे तो वो एंटीबायोटिक इसके ट्रीटमेंट में आ जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जिनको आपको याद रखना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पहला की पॉइंट है मोस्ट कॉमन कॉज H पाइलोरी है। दूसरा गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस है आपका एंडोस्कोपी। उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मोस्ट ऑफ द केसेस यूज करते हैं। पेन आफ्टर मील, खाना खाने के बाद पेन होता है आपके गैस्ट्रिक अल्सर में, और खाना खाने के पहले पेन होता है आपका ड्यूडेनल अल्सर में। तो ये पहला वाले स्लाइड में हमने बात किया बेसिक अल्सर के रेस्पेक्ट में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो यहां पे आप देखोगे कि जो हमारा टेस्ट है यूरिया टेस्ट, ब्रीथ यूरिया टेस्ट, वो कैसा होता है शॉर्ट में बताऊंगा। अब इसका डिटेल वीडियो आगे आने वाले समय में बना दूंगा। कैसे पता करें कि उस व्यक्ति को अल्सर है कि नहीं? वो उसके सांस के छोड़ने और छोड़ने में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जो कि लेवल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं। इसके प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले हम पेशेंट को एक अच्छे जगह पे कंफर्टेबल होने देते हैं, एक्लिमेटाइज होने देते हैं। उसके बाद हम बेस लाइन सैंपल लेते हैं, बिना यूरिया टेस्ट दिए ऐसे सांस लेंगे, और उस सांस को हम कंटेनर में कलेक्ट करके उसको एनालाइज करते हैं कि उसमें CO2 कितना है। पेशेंट ड्रिंक वाटर, कलेक्ट द फर्स्ट ब्रीथ, जो कि सैंपल होगा, सैंपल ले लेते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा ये है कि पेशेंट कंज्यूम ड्रिंक
containing specialized urea labeled with safe carbon isotope, most of the case हम कार्बन 13 का यूज करते हैं। वो पेशेंट को हम एक ऐसा ड्रिंक देंगे जिसमें हमारा यूरिया कंटेंट होगा, जिसके अंदर हम लेबल्ड कार्बन 13 को रखेंगे और ये उसके पेट में पहुंचेगा। तो इस तरीके से कार्बन 13 जो यूरिया के साथ लेबल्ड है वो पहुंच जाएगा। अगर और मगर वाला कहानी है, अगर उस व्यक्ति के स्टमक में H पाइलोरी प्रेजेंट है तो H पाइलोरी के पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जैसे हम यूरिएस एंजाइम कहते हैं, तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस यूरिएस ये इसको कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। आप यहां पे अगर देखोगे तो ये यूरिया जो हमने उसको प्रोवाइड करा हुआ है लेबल्ड जो था उसके साथ, ये यूरिया को उस H पाइलोरी के अंदर जो यूरिएस एंजाइम है उसकी वजह से कन्वर्ट करके अमोनिया में बदल देगा और ये अमोनिया ब्लड में चला जाता है और कुछ सांस के थ्रू बाहर चला जाता है। तो इस बाहर निकले सांस को हम फिर से कलेक्ट करते हैं और उसको मेजर करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, और इंस्ट्रूमेंट में मेजर करने के बाद अगर उसका ग्राफ ऐसा आता है तो ये वाला ग्राफ दिखा रहा है कि उसके जो एक्सेल किए गए कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा ज्यादा है जो लेबल्ड है कंपैरेटिवली नॉर्मल वाले व्यक्ति में। तो अगर इस तरह का ग्राफ देखने को मिल रहा है इसका मतलब है वो पॉजिटिव है H पाइलोरी के रेस्पेक्ट में, और अगर इस तरीके का ग्राफ देखने को मिल रहा है इसका मतलब है कि नेगेटिव है H पाइलोरी के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके से हम उसको डायग्नोसिस करके देख सकते हैं कि उसको अल्सर है जस्ट बिकॉज ऑफ H पाइलोरी कि नहीं है। ये था हमारा आज का वीडियो। मैंने इसमें सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी, बहुत लंबा बन सकता था लेकिन बहुत शॉर्ट में रखने की कोशिश करी ताकि बेसिक चीजें समझ में आ जाएं। डिटेल से हर एक टॉपिक अवेलेबल है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।